हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। 3-4 दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पिछला वीडियो आप सब लोगों ने देखा है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम लोग कवरअप कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं, उस टॉपिक का नाम है उपग्रह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट शंकर सिनेमा है, नहीं उधर नहीं जाना। आपको पढ़ना है उपग्रह के बारे में। उपग्रह के पहले जरा ग्रह पर आते हैं। ग्रह क्या होता है? ग्रह एक आकाशीय पिंड की तरह होता है, आकाशीय पिंड ही होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। कैसे कक्ष में? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। आप मैथमेटिकल टर्म्स को आसानी से प्राप्त करने के लिए भले ही आप उसको सर्कुलर मानते हो, भले ही आप उसको वृत्तीय पथ मानते हो, लेकिन वो वृत्तीय पथ नहीं होता बल्कि वो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। वैसे ही ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह के भी परिक्रमा करने वाले कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ना कि केवल सूर्य की परिक्रमा करने वाले ही, ग्रह के भी परिक्रमा करने वाले कुछ पिंड होते हैं, और उन्हीं पिंडों को हम उपग्रह का नाम देते हैं। किसे उपग्रह किसे बोलेंगे? उपग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं मेरे दोस्त जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सिंपल सी बात है, फिर से एक बार सुन लो। उपग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं? किसकी? ग्रहों की। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो भी आकाशीय पिंड होंगे वो सारे के सारे पृथ्वी के उपग्रह कहलाएंगे। कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्रकृति द्वारा दी गई होती हैं, और कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहां से भेजते हैं। जो उपग्रह प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाती हैं, और जो हम अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथ्वी से उसको भेजते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। यानी कि उपग्रह कितने तरह के? 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक उपग्रह, और प्राकृतिक उपग्रह वैसे उपग्रह होते हैं जिनमें हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई मतलब लेन देन नहीं होता। हमने उसमें कोई अपना उद्देश्य नहीं पूरा किया, हमने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया उसको वहां भेजने में, वो प्रकृति द्वारा ऑलरेडी प्रदत्त है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बट कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं जो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत बार भेजे हैं, और केवल हम ही लोगों ने नहीं, बहुत सारे देशों ने, भारत तो भेजा ही है, बहुत सारे देशों ने भेज रखा है। तो वो सारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो आइए पहले उपग्रह का परिभाषा लिखते हैं। तो दोस्त, उपग्रह क्या है? वैसे आकाशीय पिंड, वैसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हों। किसी ग्रह के चारों ओर क्या करते हो दोस्त? परिक्रमा करते हों, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कहलाते हैं। आप इस बात को ध्यान में बिठा लें। और एक बात बता दें तुमको, ये उपग्रह जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर या किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा तो करते हैं, ये वृत्तीय पथ पर कभी परिक्रमा नहीं करते, ये हमेशा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। कहां करते हैं? प्रत्येक उपग्रह जो होता है, कोई भी उपग्रह हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सबके सब दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल टर्म्स को मैथमेटिकली हम लोग उसको और आसान करने के लिए बस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर नहीं घूम रहा है बल्कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो हम जब भी सवाल बनाएंगे, जब भी हम कोई एक ऐसा टर्म निकालेंगे या कोई भी ऐसा हमको व्यंजक प्राप्त करना होगा, उस दौरान हम लोग यह मान के चलेंगे, अपने दिमाग में ये बिठा के चलेंगे कि पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह परिक्रमा कर रहा है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर नहीं, वृत्तीय पथ पर कर रहा है। वास्तव में कहां कर रहा है? वास्तव में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रहा है, लेकिन मैथमेटिकल यूज के लिए हम लोग उसको मान लेते हैं कि यह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा बात किया जाए तो हम लिख लेंगे यहां पे कि उपग्रह
दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। एनी डाउट? नहीं डाउट। बट गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए, गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए कॉपी कलम निकाल के नोट्स बनाना शुरू कर दो मेरे दोस्त। समझ रहे बात को? ये सारे के सारे नोट्स में होने चाहिए। गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम यह मानकर चलते हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। मैथमेटिकल टर्म कोई भी, जैसे हमको थोड़ी देर बाद हमको आपको बताएंगे कि उपग्रह का कक्षीय चाल कैसे निकालते हैं, उपग्रह की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी तल से या किसी ग्रह के तल से। तो इन सारी चीज़ों में हम यह मान के चलेंगे कि ग्रह के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। समझ के बात को? ओके। एक बात और, पृथ्वी के लिए अगर बात किया जाए, ओनली फॉर पृथ्वी, पृथ्वी के लिए चंद्रमा एकमात्र, चंद्रमा जो है एकमात्र कृत्रिम उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। समझ? प्राकृतिक उपग्रह किसको बोला मैंने? जिसमें, जिसको बनाने में, जिसको भेजने में मानव का कोई हाथ न हो। एक और होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। समझ गए बात को? ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। एक और खास बात, ये सारे जो एरो लिख रहे हैं ये सारी की सारी खास बातें हैं। अब देखो, किसी कृत्रिम उपग्रह को, किसी कृत्रिम उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए जिस स्पर्श रेखीय चाल से फेंका जाता है, जिस स्पर्श रेखीय चाल से फेंका जाता है, उस चाल को क्या कहते हैं दोस्त? कक्षीय चाल। उस चाल को हम क्या कहते हैं दोस्त? कक्षीय चाल कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थे जो आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, और जल्दी से आप इसको जरा कॉपी पे नोट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो आपने कक्षीय चाल के बारे में देख ही लिया। अभी हम आपको बताएंगे कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक कितना होता है और हम उसे प्राप्त कैसे करते हैं। आइए, इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी को ही लेके चलेंगे हम। हमारे लिए सबसे मानने के लिए आसान चीज पृथ्वी ही है, क्योंकि हम उस पर रहते हैं पृथ्वी पर। धरती हमारी माता है और धरती माता हमारे साथ धोखा नहीं करेंगी, जो निकालना चाहते हैं आराम से निकाल लेंगे। चलो, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का रहा केंद्र। भाई मेरे, हम आपको बता दें कि पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान जो है ना, पृथ्वी के केंद्र पर ही होता है। हम इसको मान लिए एमई। एमई का मतलब मास ऑफ अर्थ। याद रखो मेरे भाई, एमई का मतलब मास ऑफ अर्थ। दिख रहा है दोस्त? ओके। एमई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। खैर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आ जाओ। यहां से पृथ्वी की सतह की ऊंचाई जो होती है आर होता है, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। मान लो कि कोई उपग्रह इससे भी इंच ऊंचाई पर है, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से उस उपग्रह की ऊंचाई कितनी हो गई? पृथ्वी के केंद्र से उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? आर ई प्लस एच। और अब ये रहा
उस उपग्रह का कक्षा, जिस कक्षा में वो घूमता है। ये रहा उसका अपना कक्षा और इस कक्षा में वो घूम रहा है। इसकी अपनी एक वेग होगी, जिस वेग से वो स्पर्श रेखीय वेग, याद है वो स्पर्श रेखीय वेग v0 हम उसको बोलेंगे, और यही होगा कक्षीय चाल, हम इसी को निकालेंगे। यही है आपका उपग्रह का कक्षीय चाल। देख मेरे भाई, उपग्रह का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी का द्रव्यमान तो है ही। अब चूंकि ये अपनी वृत्ताकार पक्ष पर, मैंने बोला दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता है, लेकिन गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम यह मानकर चलते हैं कि ये कहां हो रहा होगा, वृत्तीय पथ पर हो रहा होगा। तो अब यहां पर देखिए, एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, वह अपनी कक्षा में वृत्तीय पथ पर v0 कक्षीय चाल से घूम रहा है। आप देख रहे हैं ऐसा कि v0 कक्षीय चाल से घूम रहा है। अब चूंकि जब ये वृत्तीय पथ पर घूमेगा मेरे भाई, तो आपको वृत्तीय गति में हम आपको पढ़ाए हैं कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस दौरान उसमें एक अभिकेंद्रक बल काम करने लगता है। यहां पर भी करेगा, सीधी बात है। अतः उस वस्तु पर या उस गति के लिए जो अभिकेंद्रक बल होगा कहां से प्राप्त होगा? अभिकेंद्रक बल, ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और वो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रक बल बन जाएगा। तो उस गति के लिए अभिकेंद्रक बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। याद रखिएगा इस बात को, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। मतलब कि अभिकेंद्रक बल कौन होता है? जो केंद्र की ओर लगता है। और यहां पर केंद्र की ओर कौन लगेगा? यहां पर केंद्र की ओर कौन लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो यहां पर अभिकेंद्रक बल जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण के बल बराबर हो जाएगा। तो अभिकेंद्रक बल कितना होता है? mv²। अभी की जगह पर कौन सा? v0। अब बाई r मतलब त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी है ना। तो आप यहां से यहां तक की दूरी को छोटका r बोल सकते हो, और यहां पर लिख देना कि छोटका r जो है हमारा, छोटका r जो है वो बड़का re प्लस h के बराबर है। आप यहां से देख लो, छोटका r का मतलब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी r बराबर दोनों के बीच का बल g, m1 m2, m1 की जगह पे me और m2 के जगह पे m। अब भाई दूरी का स्क्वायर, दूरी की जगह पे यहां से यहां तक के बीच की दूरी छोटका r का स्क्वायर। एक बार से एक बार गया दोस्त, नो डाउट गया। अब देखो एक m से एक m भी गया। v0 का स्क्वायर जो आया तुम्हारा वो आ गया gme/r। आप देखो यहां पे मालूम चलेगा कि छोटका r बराबर re प्लस एच, re पृथ्वी की त्रिज्या प्लस में h पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई। तो यहां पर छोटका r बराबर re प्लस एच। तो v0 का स्क्वायर बराबर gme अब बटा में re प्लस एच। समझ गए? अब ये v0 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा। आप यहां से आसानी से देख सकते हैं, यहां से v0 बराबर अंडर रूट gme अब बटा में re प्लस एच, भी बराबर। ये हमारा आ गया उपग्रह का कक्षीय चाल। ये किसका आ गया? उपग्रह का कक्षीय चाल। आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा हम लोगों ने एक स्टेप लिया है। मैंने स्टेप ये लिया है कि बस पृथ्वी, अगर ये उपग्रह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रक बल का लगना जरूरी है, और अभिकेंद्रक बल जो लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। वही मैंने बराबर कर दिया, और यहां से हमारा उपग्रह का कक्षीय चाल का सूत्र आ गया। इस उपग्रह की कक्षीय चाल का एक और व्यंजक प्राप्त करेंगे अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो। अभी आपने कक्षीय चाल का सूत्र क्या देखा दोस्त?
कक्षीय चाल का सूत्र आपने देखा कि v नॉट बराबर अंडर रूट GME बटा में RE प्लस H, ये देखा आपने। एक बात बताओ जरा कि यहाँ पर याद है आपको छोटका जी का फॉर्मूला क्या हुआ था? GME बाई RE का स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना किए थे हम लोग, तो GME बराबर GRE का स्क्वायर, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से GME के जगह पर कितना रखेंगे? तो V नॉट बराबर अंडर रूट GME के जगह पर GRE का स्क्वायर अब बटा में GRE, इसके जगह पे GME की जगह पे कितना रख देंगे? GRE स्क्वायर अब बटा में RE प्लस H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये RE का स्क्वायर है, रूट के अंदर है, अब हम इसको चाहे तो बाहर कर सकते हैं। V नॉट बराबर RE हो गया बाहर और अंदर हो जाएगा G बटा में RE प्लस H। यहाँ पे देखो ये एक और हो गया कक्षीय चाल का सूत्र, ये कक्षीय चाल का क्या हो गया? सूत्र। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि V नॉट बराबर RE अंडर रूट G बटा में, और RE प्लस H को क्या बोलते हैं? स्मॉल r, तो ये R। यहां से आप निकाल सकते हैं रिजल्ट, V नॉट बराबर अंडर रूट R, V नॉट बराबर अंडर रूट R। मतलब R क्या है? पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी। तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह जितना दूर होगा उसका चाल उतना ही कम होगा। मतलब उपग्रह अधिक ऊंचाई अगर होगा, R ज्यादा V नॉट कम, R कम V नॉट ज्यादा, तो अधिक ऊंचाई पर उपस्थित उपग्रह की कक्षीय चाल कम होती होगी, एकदम होती होगी। यहां से तो यही समझ आ रहा है, क्या होती होगी? कम होती है। अधिक ऊंचाई पर उपस्थित उपग्रह की कक्षीय चाल जो है क्या होती है? कम होती है। जो भी अधिक ऊंचाई पर होगी, कम ऊंचाई पर होगी, पृथ्वी तल से अगर सटी हुई होगी तो वो तेज चलेगी, और पृथ्वी तल से अगर ऊंची होगी धीरे चलेगी, ठीक है। अब धीरे चले या आपका तेज चले, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में वो जितना टाइम लगाएगा, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में वो जितना टाइम लगाएगा, हम उसी को बोलते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। तो हम क्या बात करेंगे यहां पर हम एक स्टार देके उस बात को लिखेंगे कि कोई उपग्रह किसी ग्रह का एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है उस समय को उस उपग्रह का क्या बोलते हैं दोस्त? परिक्रमण काल कहते हैं। उस उपग्रह का क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। और हम इसे T से सूचित करेंगे। देखो ये पृथ्वी है और ये उपग्रह, एक चक्कर लगा लिया, परिक्रमण काल, दूसरा परिक्रमण काल। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा हम उसी को क्या बोलेंगे? परिक्रमण काल। और इसे T से सूचित करेंगे, बड़का, इसे बड़ा T से दर्शाते हैं। बड़ा T से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम इस बड़ा T का व्यंजक निकालते हैं। उपग्रह के कक्षीय चाल की सहायता से हम उसका परिक्रमण काल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली चीज हम अभी आपको दिखाएंगे। आप इसको नोट कर ले पहले। अभी हम आपको सिखाएंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। आपने देखा कि मान लो ये केंद्र है पृथ्वी का, है ना, और यहाँ पर द्रव्यमान है, और यहाँ से छोटका r दूरी पर आपने एक उपग्रह लिया था। भले ही छोटका r बराबर RE प्लस H था, है ना, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो ये एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को ना परिक्रमण काल बोलेंगे आप। तो परिक्रमण काल T बराबर एक चक्कर में दूरी अब बटा में जिस चाल से घूम रहा है, तो वो अपने कक्षीय चाल से घूमता है,
बटा में कक्षीय चाल। सिंपल सा स्टेप, समय बराबर दूरी बटे चाल। टी बराबर एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r, अब बराबर में कक्षीय चाल v नॉट, है ना। अब देखते हैं दोस्त, t बराबर 2 पाई r, अब बटा में v नॉट के जगह पे, v नॉट के जगह पे आपने क्या रखा है, v नॉट के जगह पे कक्षीय चाल कितना आया था, याद है आपको कितना आया था, v नॉट बराबर कोई बताओ, v नॉट बराबर हम लोग देखे थे आर ई अंडर रूट जी बाई आर, यही ना आया था, यही ना आया था कक्षीय चाल बराबर, यही था। तो आ जाओ आप यहाँ पे रख दो आर ई अंडर रूट जी बाई आर। चलो एक काम करते हैं, इस रूट वाले आर को वहाँ पे भेजते हैं, टी बराबर 2 पाई आर अब बटा में आर ई, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आर बाई जी, अंडर रूट आर बाई जी। एक काम करते हैं दोस्त, काम ये है कि हम इस आर को इस आर के साथ मिलाना चाहते हैं, तो तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। टी बराबर 2 पाई अब बटा में आर ई, और इस आर को अगर आप अंदर भेजना चाहते हैं तो इस आर को अंदर भेजने के लिए आपको रूट के अंदर आर स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो दोस्त, ऑलरेडी पहले से आर बाई जी है और हम यहां वाले आर को अंदर करना चाहते हैं, तो हम आर स्क्वायर लेंगे तब ना आर स्क्वायर वा एगो बाहर निकलेगा तो आर होगा। तो आर को अगर रूट के भीतर करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि टी बराबर हो गया 2 पाई बाई आर ई, और यहां पर हो गया अंडर रूट आर के पावर 3 बाई जी। एक बात बताओ, इस आर के जगह पर आप क्या लिखते हैं, आर ई प्लस एच। सो टी बराबर 2 पाई बाई आर ई अंडर रूट आर ई प्लस एच का पावर 3 बाई जी, ये हमारा आवर्तकाल का सूत्र है। एक पृथ्वी कितने समय में चक्कर लगाएगी उस चीज का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं। अब चाहे तो इस आर ई को भी भेज दो अंदर, अब इस आर ई को जब अंदर भेजोगे तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का पावर 3 बटा में जी, और अगर ये आर ई बाहर है, अब भीतर करना चाहते हो तो वैसे ही करना पड़ेगा, अंदर आर ई जब जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा, तब ना बाहर आएगा तो जी आर ई होगा। तो यहां से देखो आवर्तकाल का दूसरा सूत्र, समझ गए बात को। तो ये दिमाग में आप बिठा लो कि ये आवर्तकाल का सूत्र है। अगर आप पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा दूरी पर उपग्रह देखते हैं, कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा दूरी पर है, वो धीरे चलेगा, और जब धीरे चलेगा तो परिक्रमण काल, लाजिमी है कि धीरे चलने वाले लोग एक चक्कर ज्यादा समय में लगाएंगे तो परिक्रमण काल उसका ज्यादा होगा, समझ रहे बात को। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है पता है, 3,80,000 किलोमीटर, 3,80,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,80,000 किलोमीटर। फिर भी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि चंद्रमा की दूरी जो होती है पृथ्वी से वो कितने किलोमीटर है, 3,80,000 किलोमीटर, और एक चक्कर जो पृथ्वी का लगाता है चंद्रमा 27 दिन में लगाता है। वहीं पर कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी तल से एकदम सटे सटे होते हैं, एकदम सटे सटे होते हैं, जिसके कारण से वो तेज चलते हैं और एक ही दिन में वो 8-10 को चक्कर मार लेता है, समझ रहे बात को। तो ये है आवर्तकाल का जो आपका कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं दोस्त कि कुछ ऐसे भी उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी तल से एकदम सटे हुए होते हैं, मतलब कि पृथ्वी तल से उनकी ऊंचाई ज्यादा होती नहीं है, तो उनकी कक्षीय चाल क्या होती होगी और उनका परिक्रमण काल क्या होता होगा। तो देखो हमने क्या देखा था कि ये पृथ्वी थी हमारी, है ना, और ये पृथ्वी का केंद्र था, और यहां से आरी होता था पृथ्वी की, और यहां से होता था ये उपग्रह दोस्त एच। अब कह रहा है कि पृथ्वी तल से ज्यादा ऊंचा ना हो, मतलब एच जो है ना आप उसको नेग्लेक्ट करिए, एकदम सटा हुआ होगा, एच को आपको नेग्लेक्ट करना है और एच को बना देना है लगभग लगभग 0। अब आप एच को जब बना दीजिएगा लगभग लगभग 0, तो अब जहां भी एच है वहां पे केवल 0 पुट कीजिए, समझ रहे बात को। तो अब मुझे बताइए आप कि कक्षीय चाल का सूत्र क्या था, आप बताओ मुझे कक्षीय चाल का सूत्र क्या था। कक्षीय चाल आया था 2 पाई आर ई अंडर रूट जी बाई
आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, है ना, यही आया हुआ था। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, एच की जगह पे लगभग लगभग क्या रख दोगे, एच की जगह पे लगभग लगभग 0। तो एच के जगह पे आप लगभग लगभग जब आप 0 रखोगे तो आर ई और ये अंडर रूट जी बटा में आर ई। एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर हम आर ई को इसके भीतर घुसाना चाहेंगे, इसके रूट के अंदर ले जाना चाहेंगे, तो आप तो तरीका जानते ही हो, जी का जी जो बाहर है उसको अगर रूट के अंदर लाओगे तो स्क्वायर के साथ लाना पड़ेगा। तो ये आर ई एक बारी से एक बारी खत्म। और देखो अब पृथ्वी के निकट जो भी उपग्रह होंगे उनका कक्षीय चाल हो जाएगा अंडर रूट जी आर ई, अंडर रूट जी आर ई। समझ गए बात को, अंडर रूट जी आर ई। अब यहां से आप बताओ आवर्तकाल का भी, आवर्तकाल का भी बताना पड़ेगा ना। खैर यहां पे जब आ गया, यहां पर पृथ्वी की निकट वाली उपग्रह का कक्षीय चाल, एक कंसेप्ट आपको यहीं पर हम लगे हाथ सिखा देते हैं। आपको याद है पलायन वेग, पिछला वीडियो में जो मैंने बताया था आपको कि पलायन वेग का कंसेप्ट मैंने बताया था कि अंडर रूट 2GRE, और इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने तो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आया हुआ था। ओके सर, VE बराबर आप रूट 2 को बाहर कर दीजिए और यहां पर अंडर रूट GRE को अलग कर दीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर। और ये वाली जो चीज है वो ये है, तो अंडर रूट GRE की जगह पर आप कितना लिखोगे, VO। तो पलायन वेग बराबर रूट 2 इंटू VO, कक्षीय चाल। तो पलायन वेग और कक्षीय चाल में ये संबंध है, आप याद रखेंगे। ये किस किस में संबंध है, पलायन वेग एवं कक्षीय चाल में संबंध, कक्षीय चाल में संबंध, ये है मेरे भाई, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, पलायन वेग एवं कक्षीय चाल में संबंध। आप जल्दी से इसे नोट करें। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के तल से एकदम सटी हुई हो तो उसकी कक्षीय चाल कितनी होनी चाहिए, और आपने देखा कि उसकी कक्षीय चाल जो होनी चाहिए करीब करीब कितनी होनी चाहिए दोस्त, अंडर रूट GRE के बराबर होनी चाहिए। आप जानते हो कि ये कक्षीय चाल की जो वैल्यू है अंडर रूट GRE, ये कक्षीय चाल, यहां पर आप सब चीज का वैल्यू रख सकते हो। G का वैल्यू 9.8 और ये 6400 किलोमीटर के जगह पर आप रख सकते हो, है ना, गुना 10 के पावर 3, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो बाहर कितना निकलेगा पहले ये पता कर लेते हैं। पता करोगे तो मालूम चलेगा कि 8000 मीटर प्रति सेकेंड। 8000 का मतलब होता है, 8000 मीटर का मतलब 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यदि आप किसी उपग्रह को पृथ्वी के एकदम निकट देखते हैं तो उसका कक्षीय चाल करीब करीब कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक बात और आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पृथ्वी तल से थोड़ी ऊंचाई पर जाकर आप किसी उपग्रह को इस चाल से फेंकते हैं तो वह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप किसी उपग्रह को पृथ्वी की थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद यदि फेंकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, तो वह अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाएगा। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि अब यही उपग्रह जो पृथ्वी के तल से एकदम सटे हुए हैं, इनका परिक्रमण काल कितना होता है। पृथ्वी से सटे उपग्रहों का परिक्रमण काल, अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी तल से सटे उपग्रहों के लिए एच को आपको लगभग कितना लेना है, 0। और आप परिक्रमण काल के लिए सूत्र क्या जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट, अभी मैंने निकाला है, RE प्लस H का पावर 3 और डिवाइडेड बाई GRE का स्क्वायर।
आपने बोला कि सर पृथ्वी से सटे उपग्रह हैं, मतलब एच की जगह पे कितना ले लो 0, यहां पे हम रखेंगे 0। यहां पे जब 0 रखेंगे मेरे मित्र तो आप देखो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच, आर ई प्लस 0 ओनली आर ई, तो आर ई का क्यू, आर ई का पावर 3 डिवाइडेड बाई जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर। ऊपर है 3 गो आर और नीचे 2 गो आर, तो है पूरा से 2 गो आर खत्म हो जाएगा, ऊपर केवल 1 गो आर बच जाएगा। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। यह फॉर्मूला हो गया किसके लिए? पृथ्वी से सटे हुए उपग्रह के लिए परिक्रमण काल का सूत्र है। यहां पे 2 पाई का मतलब जानते हैं आप, आर ई का वैल्यू जानते हैं आप, जी का वैल्यू जानते हैं आप, सबका वैल्यू रखते हैं। आ जाओ 2 गुना 3.14 अंडर रूट 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को आप बदल दो 1000 से मीटर में, जी का 9.8 सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपका 50-75 सेकेंड आंसर आएगा। कितना सेकेंड आएगा? 50-75 सेकेंड। आप इसको 60 से भाग दे के मीटर बदलो तो शायद 84.6 मिनट आपका ये परिक्रमण काल आ जाएगा। तो ये किसका परिक्रमण काल है दोस्त? ये परिक्रमण काल है हमारा उन उपग्रहों के लिए जो पृथ्वी तल से एकदम सटे हुए हैं। तो पृथ्वी तल से सटे हुए उपग्रहों का आपका कक्षीय चाल आप ध्यान दीजिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उनका परिक्रमण काल याद रखें 84.6 मिनट। मतलब कि ये उपग्रह 84.6 मिनट में एक चक्कर लगा लेंगे। तो सोचो एक दिन में कैगो लगाएगा? 1.5 घंटा में करीब 1.5 घंटा से कम में ही लगा रहा है, 20 चक्कर के आसपास राउंड मार लेगा। समझ रहे बात को? तो हमको जहां तक उम्मीद है आपका उपग्रह पूरी तरह से क्लियर हो गया, उपग्रह का कक्षीय चाल क्लियर हो गया, उपग्रह का परिक्रमण काल क्लियर हो गया, और आप इसे पूरी तरह से सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।